नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य। आज का जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि क्लास यानी फसलों का वर्गीकरण, क्या देख रहे थे? फसलों का वर्गीकरण। तो आज उसी के आगे हम देखते हैं कि फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों के वर्गीकरण में आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? फसलों का आर्थिक वर्गीकरण यानी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो आर्थिक रूप से जो हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है, क्या आर्थिक रूप से जो हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा रहेगा फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसको देख लेते हैं, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में थोड़ा देखते हैं। इस वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो फसलों का आर्थिक वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। और इन फसलों को उसकी उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। तो किसके आधार पर? हम सब उपयोगिता जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उसके आधार पर हम निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अनाज की फसलें यानी सीरियल्स क्रॉप। क्या हो जाएगा? अनाज की फसलें या सीरियल्स क्रॉप। तो इसमें देख लेते इस वर्ग की फसलों के दानों इस वर्ग की फसलों के दानों का मनुष्य यानी जो दाने होते, इस वर्ग की जो फसलें होती हैं उससे जो दाने निकलते हैं उससे मनुष्य अनाज या रोटी के रूप में प्रयोग करता है। किस रूप में? यानी अनाज या जो सीरियल्स वाली फसलें होती हैं, तो इन फसलों के जो दाने होते हैं, क्या होता है? ग्रेन या दाने होते हैं, उसमें मनुष्य किस रूप में उपयोग करता है? अनाज या रोटी के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कौन कौन से अनाज वाली फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये सब पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा अनाज वाली फसलें या अनाज वाली फसलों के बारे में आप निम्नलिखित अनाज वाली फसलों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी आप लिखिए। तो अनाज वाली फसलों को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। तो इन जो अनाज वाली फसलें होती है उसके दानों का उपयोग मनुष्य अनाज यानी रोटी के रूप में करता है। किसके रूप में? रोटी के रूप में प्रयोग करता है। तो जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब कौन से सीरियल्स क्रॉप या अनाज वाली फसलें हो जाएंगे। तो मानव निर्मित धान्य फसल, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित धान्य फसल तो ट्रिटिकेल हो जाए। क्या हो जाए? ट्रिटिकेल। ये किसके क्रॉस से बनाया गया? गेहूँ इंटू राई। जैसे ये संकरण पूछ लेता किसके क्रॉस से, मतलब जैसे होता है पशुओं में मेल या फीमेल का जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसे यही मानव निर्मित धान्य फसल, तो ये नहीं, इसको मनुष्य ने निर्मित किया था और जितने इसको नेचर द्वारा मिला था। लेकिन तो मानव निर्मित धान्य फसल इसको मनुष्य ने बनाया था, तो ट्रिटिकेल हो जाए। और ये किसके संकरण से? तो किसके क्रॉस से? गेहूँ इंटू राई के संकरण से बनाया गया था। तो हमारा हो गया अनाज वाली फसलें यानी सीरियल्स क्रॉप। उसके बाद आ जाती है दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप। कौन सी? दलहनी फसलें हो जाएगी। ये फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। जो दलहनी फसलें होती क्या होती? प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे हमारे दलहनी फसलें? चना। क्या हो जाएगा? चना। इसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल ग्राम भी बोला जाता है या ग्राम। तो चने को अगर पूछा जा सकता है या बंगाल ग्राम किसे कहते हैं, तो चने को या ग्राम भी किसे कहा जाता है? तो चने को। उसके बाद हो जाएगा अरहर। क्या हो जाएगा? अरहर। तो अरहर जैसे रेड ग्राम हो जाए। क्या हो जाए? अरहर को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? रेड ग्राम, पिजन पी या तुर। रेड ग्राम हो जाएगा, पिजन पी हो जाएगा या तुर। उसके बाद मूंग हो जाएगा, उर्द हो जाएगा, मटर हो जाएगा, मसूर हो जाएगा आदि। ये सब कौन सी हो जाएगी? हमारी दलहनी फसलें। उसके बाद हम देखते हैं तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। क्या होता है? तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, जिनके बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है। तो इस वर्ग की फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो तिलहनी फसलों के बीजों से हमें क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे हमें कौन कौन से हो जाएंगे? सरसों। तो क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। राई, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तोरिया, ये भी सरसों की एक स्पीसीज है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। मूंगफली यानी ग्राउंड नट, उसका अरंडी या कैस्टर हो जाएगा। तो तिलहनी फसलों से ये अगर पूछ लेता तिलहनी फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनके बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तिलहनी फसलें कहते हैं। तो आप समझ लेना कि तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है जिससे हमें तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रेशे वाली फसलें यानी फाइबर्स क्रॉप। क्या हो जाएगा? रेशे वाली फसलें, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स क्रॉप। तो इस वर्ग की फसलों से कपड़ा, जैसे हमारा क्या कपड़े प्राप्त किए जाता है, बोरे, जो हमारे बोरे जूट के बोरे तैयार किए जाते, बोरे तथा रस्सी प्राप्त किए जाते हैं। जो फाइबर्स वाली यानी रेशे वाली फसलें होती, तो रेशे वाली फसलों से हमें कपड़ा, बोरे तथा रस्सी आदि प्राप्त किया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। रेशे वाली फाइबर्स क्रॉप कौन सी होती है? तो फाइबर्स वाली क्रॉप कौन कौन सी? जैसे कपास, जूट, पटसन, सनई आदि। ये कौन सी रेशे वाली फसल है या
तुम्हारे फाइबर्स क्रॉप। उसके बाद आ जाते चारे वाली फसलें, क्या हो जाएगी चारे वाली फसलें या फोडर क्रॉप्स। तो चारे वाली फसलों को आप सब समझ जाते हो कि चारे वाले किसके लिए उपयोग है, पशुओं को खिलाने के लिए। क्या, तो इस वर्ग में पशुओं को खिलाने के लिए जो फसलें प्रयोग की जाती, इस वर्ग में पशुओं को खिलाने के लिए, इस वर्ग में पशुओं को खिलाने के लिए जो क्या हो जाए, इस वर्ग में पशुओं को खिलाने के लिए जो फसलें प्रयोग की जाती उसे हम क्या कहते हैं, चारे वाली फसलें कहते हैं। तो पूछा जा सकता है चारे वाली फसलें कौन कौन से जो पशुओं को खिलाते हैं, वो चारे वाली फसलें हो जाएंगी। जैसे हमारा क्या है, बरसीम, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का आदि, ये सब क्या फोडर क्रॉप यानी चारे वाली फसलें जो हम पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है शर्करा की फसलें यानी शुगर क्रॉप्स। क्या हो जाएगा, शर्करा की फसलें शुगर क्रॉप्स। तो शर्करा या शुगर जिससे में चीनी प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है, शर्करा क्या होता है, शर्करा की फसलें या शुगर क्रॉप्स। तो इस वर्ग की फसलों के तने अथवा जड़ों से, किससे, तने अथवा जड़ों से हमें शर्करा प्राप्त किया जाता है, शर्करा या चीनी प्राप्त किया जाता है। तो शर्करा यानी शुगर क्रॉप्स से ऐसे फसल जिनके तनों यानी जो तने होते स्टेम और रूट्स मतलब जड़ों से जो हमें शर्करा या चीनी प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शुगर क्रॉप्स या शर्करा की फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, गन्ने से हमें चीनी प्राप्त, और चुकंदर इससे भी हमें चीनी प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो, शर्करा वाली फसलें। उसके बाद आगे हम देखते हैं उद्दीपक फसलें, उद्दीपक यानी स्टिमुलेंट क्रॉप्स, उद्दीपक फसलें। तो स्टिमुलेंट या उद्दीपक क्रॉप्स कौन कौन से, इस वर्ग की फसलों से महक, स्वाद, महक तथा स्वाद प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें महक या स्वाद आता है, तो ऐसे उद्दीपक फसलें, स्टिमुलेंट फसलें इस वर्ग की फसलों से हमें महक तथा स्वाद प्राप्त होता है। जैसे चाय, क्या होता है, चाय से हमें स्वाद प्राप्त होता है। तंबाकू खाते तो उसमें भी एक एरोमा यानी महक होता। तो उसके बाद पोस्त हो जाएगा, और काफ़ी भी देखोगे, काफ़ी क्या होता है उसमें भी एक महक, एक टेस्ट या स्वाद मिलता है। तो उद्दीपक फसलें अगर पूछ लेता है, स्टिमुलेंट ऐसी फसलें जिनसे हमें महक या स्वाद कुछ प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक या स्टिमुलेंट फसलें कहते हैं। जैसे चाय हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, पोस्त हो जाएगा तथा कॉफ़ी हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं ट्यूबर क्रॉप्स यानी कंद वाली फसलें। क्या होती है, कंद वाली फसलें। तो कंद वाली फसलों में हमारा आलू हो जाएगा। क्या है, आलू। तो आलू एक भूमिगत तना है, बहुत लोग जानते होंगे कि आलू जड़ है, लेकिन तो क्या आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक तने का रूपांतर रूप या तना होता है। तो आलू जो होता है एक अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना होता है। तो कंद वाली फसलों अगर पूछ लेता है ट्यूबर क्रॉप्स कौन सी, निम्न में से ट्यूबर क्रॉप्स कौन सी होती है, तो आलू जो होता है एक ट्यूबर फसल या कंद वाली फसल। उसके बाद आ जाता है रूट यानी जड़ वाली फसलें। क्या हो जाता है, रूट्स क्रॉप्स या जड़ वाली फसलें। तो जड़ वाली फसलें हमारी जैसे गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, सलजम हो जाएगा, चुकंदर। तो इन सभी जड़ वाली फसलों में हमें भोजन कहाँ पर संचित रहता है, इनके जड़ों में ही संचित रहता है। तो रूट क्रॉप्स हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, मतलब इसको विशेष रूप से हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन, मतलब एक जो विशेष रूप से हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या किसी भी चीज़ में विशेष रूप से उपयोग करते हैं, तो उसके आधार पर हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जैसे हमारा हो जाए हरी खाद की फसलें यानी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हम किस लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारी मृदा होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम हरी खाद की फसलों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए आमतौर पर हम दलहनी फसलों को उगाते हैं। क्या, दलहनी फसल को क्यों उगाते हैं, क्योंकि ये क्या मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो इसीलिए हम क्या होता है दलहनी फसलों को जब उगा देते हैं तो उसमें क्या होता है मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यही क्या होता है हमारा हरी खाद की फसलें। तो हरी खाद की फसलों के अगर उदाहरण पूछ लेते हैं, जैसे सनई हो जाएगा, क्या सनई हो जाएगा, ढैंचा हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, लोबिया। इन सब फसलों को हम क्या उगाने के बाद उसके बाद इसको हम ज़मीन में पलटाई कर देते हैं। तो क्या होता है कुछ दिन बाद जैसे बरसात हो जाएगा तो ये क्या होता है सड़ जाता है। तो ये क्या होता है मृदा में कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को ये बढ़ा देते हैं। तो ये हरी खाद की फसलें। उसके बाद मृदा आरक्षक फसलें, कवर क्रॉप्स क्या होती है, ये भी देख लेते हैं कि कवर क्रॉप्स क्या होती हैं। इस वर्ग की फसलें भूमि को अधिक से अधिक ढक लेती है। क्या होती है, भूमि को अधिक से अधिक ढक लेती है, जिससे मृदा को वायु अथवा जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाया जा सकता है। जैसे अगर हम कुछ फसल ऐसी होती है जिनकी हम बुआई कर देते, क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे, तो क्या होता है मृदा को ये ऊपर से ढक लेती, क्या करते हैं कवर कर लेंगे, यानी ढक लेंगे। तो बारिश अगर बारिश हो रहा है या जल द्वारा, तो उसको क्या होता है उसी बारिश अगर तेज़ बारिश हो रहा है
तो तेज़ बारिश को ये रोक लेती ऊपर से, जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है। तो यही इसमें बता रहा है मृदा आरक्षक फसलें यानी कवर क्रॉप्स। तो इस वर्ग की फसलों को भूमि पर अधिक से अधिक कवर कर लेती, क्या होते हैं, अधिक से अधिक ढक लेती हैं, जिससे मृदा के वायु तथा जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाए। जैसे क्या होता है, मूंग की बुआई करेंगे तो ये पृथ्वी यानी जहाँ पर हम बुआई करते हैं ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा ऊपर से, और उर्द हो जाए ये भी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता, और लोबिया यानी ज़्यादा एरिया में ऊपर से फैल जाता है। तो जिससे क्या होता है, बरसात होता है, मृदा का कटाव नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाएगा नगदी फसलें। क्या हो जाएगा, नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप। क्या होता है, नगदी फसलें या कैश क्रॉप। तो नगदी फसलें या कैश क्रॉप ये होता है, जैसे हम उगाने के बाद क्या होता है, इसको उगा लेते खेत में, प्रोडक्शन उत्पादन करने के बाद तुरंत इसको मार्केट में ले जाके क्या होता है, मार्केट में ले जाके बेच कर जो पैसा यानी तुरंत हम कैश प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत हमें नगद जो पैसा मिल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नगदी फसलें या कैश क्रॉप। तो इन फसलों को किसान उत्पादन करने के बाद तुरंत बाजार में ले जाकर नगद पैसा प्राप्त कर लेता, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगदी फसलें या कैश क्रॉप कहते हैं। यानी उसको हम उगाने के बाद ले जाके तुरंत मार्केट में बेच लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगदी फसलें या कैश क्रॉप। तो इनके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, जैसे गन्ना हो जाए, क्या गन्ना को इसको ले जाके बेच कर तुरंत पैसा भी ले सकते, तंबाकू हो जाएगा और आलू आदि, ये सब किससे, नगदी फसलें। उसके बाद आ जाता है अंतर्वर्ती फसलें यानी कैच क्रॉप। अब कैच क्रॉप क्या होती है, अंतर्वर्ती फसलें, ये भी देख लेते हैं। जब किन्हीं कारणों से प्रमुख फसलें खेत में नष्ट हो जाए, किसी कारण से क्या होता है, जब प्रमुख फसल की जो हमारा मेन फसल उसकी हमने बुआई की है, तो किन्हीं कारणों से जब प्रमुख फसलें नष्ट हो जाए या बोने में देर हो जाए, या कि अगर हमें बुआई करना सही तो बुआई करने में लेट हो जाए, यानी लेट हो जाए, देर हो जाए, तो उसके स्थान पर क्या होता है, उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसलों की बुआई कर देते हैं। जैसे हम किसी फसल की बुआई किए हैं, तो क्या फसल किसी कारणवश वो नष्ट हो गया, जर्मिनेशन नहीं हो पाया, या जर्मिनेशन होने के बाद कोई बीमारी उसमें लग गया तो नष्ट हो गया, या बोने में लेट हो जाता, तो बोने में लेट हो जाएगा तो उतना अच्छा उपज दे नहीं पाए। तो उन्हीं कारणों से हम किसी ऐसी फसल जो हो उसको हम कम समय में ले सकें, क्या होता है, कम समय में ही बुआई कर दे। जैसे मक्का और गेहूँ की बुआई के बीच के समय अगर मक्का की बुआई की है, ख़राब हो गया, गेहूं की फसल की बुआई की है तो ख़राब हो गया, तो उसके समय में अगर हम तोरिया एक सरसों की प्रजाति होती है, उसकी हम बुआई कर देते हैं, तो वो कम समय में तैयार हो जाता है। तो क्या होगा, कम समय में तैयार हो जाएगा, तो एरिया हमारे मतलब जितना हमने फसल की बुआई करना था, मेन फसल नहीं हो पाई, लेकिन तो उसके स्थान पर हमने ऐसी फसल की बुआई कर दी जो हमें उतना उपज दे के चला गया। तो यही क्या होता है, अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप। जैसे मक्का और गेहूँ के बीच के समय में हम तोरिया का फसल लेते हैं, के बीच के समय में क्या तोरिया की फसल ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैप क्रॉप्स। क्या हो जाए, कीट आकर्षक फसलें। क्या हो जाए, ट्रैप क्रॉप या कीट आकर्षक फसलें। तो प्रमुख फसलों के कीट पतंगों या बीमारियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर या एक किनारे पर हम फसल उगा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे हम कोई फसल की अगर हम बुआई की है, कोई फसल की अगर हम बुआई की है, तो फसल की बुआई के बाद उसके चारों ओर क्या हो जाता है, उसके चारों ओर हम फसल की कोई ऐसी बुआई करते हैं जैसे कीट क्या होता आए उसी में लग जाए, मेन क्रॉप से हमारे हानि ना पहुंचाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे भिंडी हो गया, क्या हो गया, भिंडी हो गया, किसी फसल की बुआई की उसके चारों ओर हम किनारे किनारे भिंडी की बुआई कर देंगे, तो जो इंसेक्ट या कीट आते हैं वो क्या होते हैं, भिंडी पर लग जाएंगे, तो मेन फसल को अटैक नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है गार्ड क्रॉप यानी रक्षक फसलें। क्या हो जाए, गार्ड क्रॉप या रक्षक फसलें। तो गार्ड क्रॉप या रक्षक फसलें हमारी हो जाए जब मुख्य फसल के रक्षा के उद्देश्य से खेत के चारों ओर कोई अन्य फसल की बुआई कर देते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रक्षक फसलें कहते हैं। तो रक्षक फसलें जैसे ये होता है कि हम मक्का की बुआई किए हैं, मक्का की बुआई किए हैं, तो उसके चारों ओर हम देखते हैं क्या ज्वार यानी चरी की बुआई कर देते, तो किसकी, ज्वार या चरी की बुआई कर देते। तो कोई भी पशु होता तो पहले खेत में रहता तो ज्वार या चरी रहेगा, तो उसको पहले खाता, तो क्या, तो चारों तरफ से चरी पा जाएगा, क्या यानी ज्वार हो जाएगा, तो उस पर वो अटैक करेगा, तो मेन फसलों तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो उसके अंदर हमने मक्का की बुआई की है तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा, पहले वो ज्वार को ही, चरी को खाने लगेगा, यानी हानि पहुँचाने लगेगा। तो क्या होता है, गार्ड क्रॉप्स यानी रक्षक फसलें हो जाएगी। जैसे ये भी गन्ना के चारों ओर पटसन, अरहर, अरंडी आदि भी बो देते। उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं ट्रैक क्रॉप्स। क्या होता है, ट्रैक क्रॉप्स, ये भी देख लेते हैं। ऐसी फसलें जिनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार टनों में होती है, यानी जो प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है किसमें, टन में होता है, तथा जिन्हें
दूर बाज़ार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है। किसे? दूर बाज़ार में, जैसे मार्केट अगर दूर है तो ऐसी फसलों की बुआई करेंगे जो ज़्यादा उपज होता है और दूर बाज़ार या मार्केट में भेज सके, तो आसानी से भेज सकते, उसको यहाँ पर हम ले जाके बिक्री कर सकें। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रैक क्रॉप या ट्रैक फसलें कहते हैं। तो आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ही फसलों का वर्गीकरण जो था हमने देखी। यानी फसलों के वर्गीकरण में हमने पूरे चैप्टर समाप्त कर दिए जो फसलों के वर्गीकरण से संबंधित आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स रूप से या विशेष रूप से जो उपयोग किया जाता है जीवन में। तो उसको आज हमने पूरा अच्छी तरीके से देख लिया। इसको आप सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। यानी बेसिक लिए आपके बेसिक एग्रीकल्चर के लिए, जो बच्चे एग्रीकल्चर कुछ नहीं जानते हैं तो उनके लिए समझ लीजिए वीडियो सबसे बेस्ट है। आप सब अच्छे से इसको पढ़ाई करिए। आज के